गाइस कांजीरो मोमो को ओरोची और काइडो के पास लेकर आ जाता है और ओरोची डिसाइड करता है कि मोमो को सबके सामने एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब काइडो का दिमाग खराब हो जाता है और मोमो की जान लेने के लिए अपने उस बल्ले को उठाता है, पर तब तक एक जोरदार धमाके के साथ लूफी और यामातो भी मैदान में उतर जाते हैं। यामातो जैसे ही अपने फादर काइडो को देखती है तो इसका खून खौल उठता है और अपने बल्ले को हाथ में उठा लेती है और जैसे ही अपने पिता काइडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तभी पीछे से लूफी इसे रोक लेता है। रुक जाओ, कोई है जिसने इस पल के लिए 20 सालों से भी ज्यादा का इंतजार किया है और वही लोग इस महायुद्ध की शुरुआत करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम आकाज़ा 9 के मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग तेजी से काइडो की डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इनके रास्ते में जो कोई भी आता है ये सभी लोग इन्हें निपटा कर रख देते हैं और फाइनली बहुत ही ज्यादा कूल वे में ये सभी लोग काइडो के सामने आ जाते हैं। काइडो के सबऑर्डिनेट्स किंग, क्वीन और जैक ये लोग इनके सामने आने लगते हैं। कैट वाइपर जैक को धर लेता है, किंग बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन ईजो इसे रोक लेता है और आकाज़ा 9 के सभी मेंबर्स एक साथ काइडो पर टूट पड़ते हैं। बजाओ भाई इसकी बैंड बजाओ अच्छे से। और सभी लोग कहते हैं कि हम हैं कोजुकी ओडिन के 9 सैमुराइज और हम लोग आज मिलकर तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देंगे। काइडो को ऐसा फील होता है कि जैसे अभी इसके सामने ओडिन ही आ चुका है और इस पर हमला कर रहा है और अगले ही पल आकाज़ा 9 के मेंबर्स एक जबरदस्त हमला करके काइडो को सीधा ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। और इनका ये जो कंबाइंड अटैक था ये बिल्कुल उसी जगह पर लगता है जहाँ पर ओडिन ने इस पर पहले हमला किया था और इसका बरसों पुराना घाव दोबारा से जाग जाता है और इसे याद आता है कि 20 साल पहले ठीक इसी जगह पर इस घाव को ओडिन ने इसे दिया था। आकाज़ा 9 भी काइडो के साथ नीचे जमीन पर गिरते जा रहे थे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज हम तुम्हें इस दुनिया से मिटा कर रख देंगे काइडो, तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। काइडो को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और ये लोग इसे लेकर नीचे जमीन पर जा गिरते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन चुका था। इस दौरान बिग मॉम हंसते हुए कहने लगती है काइडो तुम इतने छोटे से हमले से तो बिल्कुल नहीं मर सकते, अब चुपचाप ऊपर आ जाओ। और बॉस ह्यूग्रो अपने साथियों के साथ अपने असली रूप में आकर बीस्ट पायरेट्स के सभी मेंबर्स को मसलना शुरू कर देता है और उल्टी यामातो पर अटैक कर देती है और कहने लगती है कि यामातो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम तो हमारी ही साइड हो ना, तुम तो काइडो की बेटी हो। और यामातो के पास बीस्ट पायरेट्स के बहुत सारे सोल्जर्स आकर इसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि काइडो सामा के ऊपर अटैक हुआ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो खुद मेरे पिता को मारने आई हूँ। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ पर लूफी अपने थर्ड गियर का यूज करते हुए बहुत सारे काइडो के सोल्जर्स को मसलने लगता है लेकिन तब तक बिग मॉम के कानों में इसकी आवाज पहुंच जाती है। ये तो वही मुगीवारा की आवाज है ना। और जैसे ही लूफी को देखती है तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। फाइनली मुगीवारा तो मुझे मिल ही गया। लूफी पलटता है और इसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये राक्षस यहाँ पर क्या कर रही है। मोटी सांड यहाँ पर उल्टी और यामातो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और गाइस ये उल्टी कैसा नाम होता है भाई, दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। और इस दौरान शिनोबू मोमो को बचाने के लिए निकल पड़ती है। नामी भी अपनी पावर्स का यूज करती है और डबल थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करते साथ ही बाकी के होमीज को ढेर कर देती है और कैरेट और खुद की जान बचाकर यहाँ से एस्केप कर जाती है। और यहाँ पर ज़्यूस ने दोबारा से पार्टी बदल ली है। एक नंबर का पलटू है भाई ये पलटू। लूफी अपने थर्ड गियर का यूज करता है और मामा की तरफ एक पंच को आगे बढ़ाता है। मामा का फिस्ट भी इसके पंच से टकराता है और दोनों अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करते हैं और इन दोनों का क्लैश सच में देखने लायक होता है। बिग मॉम यहाँ पर लूफी पर भारी पड़ जाती है और इसे पीछे गिरा देती है। मुगीवारा आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर नामी ब्लैक बॉल्स के जरिए से ज़्यूस को दोबारा से अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। और गाइस नामी का खौफ आखिर किसे नहीं है, लूफी तक इस बंदी से डरता है तो ज़्यूस किस खेत की मूली है, दोबारा से अपनी पार्टी को बदल लेता है। और यहाँ पर काइडो अपनी ताकतों को एक्टिवेट कर देता है और आकाज़ा 9 के सभी मेंबर्स को दूर पटक देता है। और यहाँ बिग मॉम लूफी से कहती है, स्ट्रॉ हेड के बच्चे तुम फिर से एक पार्टी को खराब करने के लिए आ गए। हाँ तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले काइडो को हरा सकते हो? हाँ तुम यहाँ पर काइडो को हराने के लिए आए हो? नहीं बुढ़िया, मैं उसे हराने नहीं आया। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई तो यहाँ पर कर क्या रहा है ये। और यहाँ पर काइडो आकाज़ा 9 से कहता है कि तुम लोगों ने एक पायरेट के साथ हाथ मिलाया है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि वो एक पायरेट है और पायरेट्स की फितरत ही होती है धोखा देना और जब उसे सही वक्त मिल जाएगा वो तुम्हें भी बीच मैदान में छोड़कर भाग जाएगा। पर तभी किनेमोन चिल्लाते हुए कहता है, मेरा कैप्टन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ काइडो को हराने नहीं आया, मैं तुम सभी की बैंड बजाने आया हूँ। एक बात याद रखना, अगर हम सभी लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं तो भी मेरा दोस्त लूफी आखिरी दम तक यहाँ पर टिका रहेगा जब तक वानो को तुझसे और रोची से आजाद ना करवा दे। और यहाँ पर लूफी चिल्लाते हुए ऑल आउट वॉर को डिक्लेयर कर देता है और सभी लोग जोश से भर जाते हैं। और यहाँ पर क्वीन जैसे ही ट्रांसपोंडर स्नील को ऑन करता है तो इससे बहुत सारी खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं कि हर एक एंगल से हमारे सभी सोल्जर्स को ये सारे घुसपैठिए मार रहे हैं। एक एंगल से जोरो, दूसरे एंगल से किलर और तीसरे एंगल से कैप्टन किड और चौथे एंगल से ट्रैफल्गर लॉ। ये सभी लोग मिलकर हमारे आधे से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिरा चुके हैं। सभी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जो सोल्जर्स डर के मारे इन सभी से छिप कर बैठे हुए थे ये सभी लोग भी कहने लगते हैं, सर जी लगता है ये सैमुराइज बहुत ही खतरनाक है। हाँ जी सर जी, और उससे भी ज्यादा खतरनाक तो इनके एलाइंस हैं। पर क्वीन के होश तब उड़ जाते हैं जब इसे पता चलता है कि सी साइड पर जो सोल्जर्स तैनात किए गए थे उन्हें यहाँ पर मार्को द फिनिक्स और बिग मॉम का सबसे बड़ा बेटा यानी कि पैरोस्पैरो दोनों टीम अप करके मसल रहे हैं। ये सुनकर इसके होश यहाँ पर चल के रहा है। क्वीन माइक उठाता है और सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करता है, मेरी बात को गौर से सुनो, ओनिकाशिमा पर रेड हो चुकी है और हम सभी लोग अंडर अटैक हो चुके हैं। भाला, हथौड़ा, लकड़ी कुछ भी मिले वो उठा लो, ये ऑल आउट वॉर है। और सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर खड़े हो जाते हैं और तभी काइडो के दहाड़ की आवाज आती है यानी कि इसने अपनी
अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया है और ड्रैगन फॉर्म में आते साथ ही एक दहाड़ लगाता है और अपनी कॉन्करर साकी को रिलीज करते हुए यहाँ से अपनी ड्रैगन फॉर्म में बाहर निकलता है और सीधा ऊपर की ओर जाता है और किनेमॉन लूफी को देख कर कहता है, लूफी सर, हम ऊपर जा रहे हैं और जैसा कि हमने वादा किया था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लूफी भी इससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में तुम्हें भी ज्वाइन करने के लिए आ रहा हूँ। और फाइनली हमें वो एपिक सीन दिखाया जाता है जब काइडो छत को फाड़ते हुए रूफ टॉप के ऊपर पहुँच जाता है और यहाँ पर सभी आकाजा 9 के मेंबर्स काइडो के सामने मौजूद होते हैं। और आज पूर्णमासी की रात है, यानी कि सूलोंग फॉर्म देखने में मजा आने वाला है। 20 साल पहले भी तुम ओडिन के साथ यहाँ पर आए थे और मैंने ओडिन और तुम सभी को पैरों के तले कुचल दिया था। और इस दौरान मिंग ट्राइब के बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और कैट वाइपर कहने लगता है, जरा हमारी ताकत को देखो काइडो, और आज तो पूर्णमासी की रात है, यानी कि काइडो तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी जैक भी अपने सोल्जर्स को लेकर मैदान में उतर जाता है और जैक को देखते साथ ही कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्ट्रॉम दोनों आगे आ जाते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि यह हमारा शिकार है, क्योंकि जो आइलैंड पर जैक ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। दोनों अपनी सूलंग फॉर्म को एक्टिवेट करने लगते हैं, पर तभी मिंग ट्राइब के बाकी के बंदे आगे आकर इन दोनों से कहने लगते हैं कि सर प्लीज, अभी काइडो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी ताकत को बचा कर रखिए, जैक को आज हम संभाल लेंगे। और बाकी सभी लोग सूलंग फॉर्म में आने लगते हैं और मिंग ट्राइब के सभी बंदे अपनी सूलंग फॉर्म में आ जाते हैं और व्हाइट कलर के बड़े बड़े फेदर वाले बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इनकी ताकत भी 100 से ज्यादा गुना बढ़ जाती है और सभी लोग मिलकर जैक पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक स्ट्राइक से ही जैक को नॉकआउट कर दिया जाता है। कैट वाइपर और ड्यूक भी चांद को देख लेते हैं और इनकी आंखें भी लाल होने लगती हैं और यहाँ पर किंग और क्वीन भी अपनी आपसी बहस में लगे हुए थे और शिनोबू बस एक मौका ढूंढ रही होती है कि बस कैसे भी करके मोमो को इनके चंबुल से आजाद कर ले। और यहाँ पर नीचे परफॉर्मेंस हॉल में लूफी अपना गम गम गैटलिंग अटैक यूज करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को मसलना शुरू कर देता है और क्वीन को ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए खबर मिलती है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर धावा बोल दिया गया है और यहाँ पर उडॉन के जो कैदी हैं वो सभी लोग हमला कर चुके हैं। ये सुनते साथ ही क्वीन की आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उडॉन के सोल्जर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस दौरान शिनोबू को मौका मिल जाता है और निंजा टेक्निक का यूज करते हुए मोमो की चेन्स को मेल्ट करने में लग जाती है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था और लूफी और बाकी सभी की नजर शिनोबू पर टिक जाती है। लेकिन तभी शिनोबू से एक गलती हो जाती है और चेन से आवाजें आने लगती हैं। किंग इसे नोटिस करता है और शिनोबू को पकड़ लेता है। मानना पड़ेगा, तुम लोग हमारी नाक के नीचे से इस लड़की को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ, पर अफसोस की बात है मेरी आंखें और मेरे कान बहुत ही ज्यादा तेज है। और शिनोबू को ऊपर से नीचे फेंक देता है और छोटू सा मोमो पैनिक कर जाता है, क्योंकि इस वक्त इसे बचाने वाला इसके आसपास कोई भी नहीं होता है। ऑलमोस्ट रोने वाला था कि तभी यहाँ पर जंजीरों को तोड़ते हुए मोमो की जान बचाकर सांजी अपने रेड सूट को पहनकर इसे उड़ा कर ले जाता है और स्टेल्थ ब्लैक की पावर्स का यूज करके मोमो को बचा लेता है। लेकिन तभी किंग इसे पकड़ लेता है। समय नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी जगह पर इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। और मोमो जो कि अभी भी सांजी के हाथ में होता है, सांजी मोमो को शिनोबू की तरफ फेंक देता है और शिनोबू इसे पकड़ लेती है और सांजी को मौका मिल जाता है फाइट बैक करने का और इसके चंबुल से खुद को आजाद करवाते हुए इस पर दे दनादन हमले करता है। सांजी हर चीज का यूज करता है, पर किंग भी कम नहीं होता है। बहुत इजीली सांजी के हर एक हमले को डॉज करता जा रहा था और सांजी शूटिंग स्टार सोबा किंग नाम की एक अटैक को परफॉर्म करता है और एक जोरदार किक इस पर मार देता है, पर किंग सांजी के पैरों को पकड़कर इसे नीचे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद किंग की सटक जाती है और अपनी ट्रो फॉर्म में आते साथ ही सांजी की पीठ पर अपनी चोंच से हमला कर देता है, जिसके चलते इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सांजी के पेट को जैसे ये फाड़ने में लगा हुआ था और सांजी से कहता है, मेरा ये हमला तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगा। और सामने वाली वॉल से टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। लूफी को सांजी की फिक्र होने लगती है। सांजी इसलिए यामाता से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सांजी को बचाने के लिए, पर तभी सामने से बिग मॉम आ जाती है और इसका रास्ता रोक लेती है। तुम सभी की पार्टीज खराब करते हो ना, पर आज मैं तुम्हें यहाँ पर किसी का भी मजा खराब करने नहीं दूंगी। और ऐसा बोलकर इकाको अटैक लूफी पर कर देती है। ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि बिग मॉम के इस सिंगल हमले से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हालांकि लूफी इस हमले से बच जाता है और बिग मॉम लूफी को खत्म करने के लिए ज़्यूस को बुलाती है, पर हमारी नामी तो ज़्यूस को उठाकर यहाँ से भाग रही थी और अब बिग मॉम नामी के पीछे पड़ जाती है और प्रोमेथियस भी अपनी पावर्स को अनलीश करता है और नामी को लगता है अब तो ये गई काम से, पर तभी बिग मॉम ज़्यूस को नामी से छीन लेती है। गद्दार कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हाँ, ये मेरा आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने अभी अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी पूरी ताकत का यूज करो और इस लड़की को जान से मार दो। ज़्यूस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और नामी समझ चुकी थी कि आज इसका आखिरी दिन है। पर तभी मैदान में फ्रैंकी और ब्रूक आ जाते हैं अपनी उसी ब्लैक राइनो बाइक के ऊपर। फ्रैंकी पाजी बहुत ही ज्यादा कूल वे में अपनी बाइक को बिग मॉम के फेस पर जड़ देता है और काफी देर तक इसकी बाइक का जो व्हील था इस बिग मॉम के फेस पर रगड़ता जाता है और ब्रूक यहाँ पर ज़्यूस को बीच में से काटते हुए कहने लगता है कि चलो काम खत्म हुआ और बिग मॉम इस अटैक से सीधा जमीन पर जाकर गिर जाती है और नामी खुशी के मारे सीधा फ्रैंकी को हक कर लेती है। फ्रैंकी तुम कितने कूल हो, थैंक यू मेरे गबरू जवाना। और कोई नहीं सुनिए, तू तो जान जाट दी। और लूफी आकाजा 9 को ज्वाइन करने के लिए सीधा यहाँ से निकल जाता है, पर बेचारे उसॉप और चॉपर की हालत यहाँ पर इन 3 मॉन्स्टर्स ने खराब कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इनके बारचियो टैंक को कोई टॉय समझकर खेल रहे होते हैं और इसे जमीन पर पटक दिया जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर उसॉप और चॉपर दूर जाकर इन पर तोप के गोलों से हमला कर देते हैं, पर इस तोप के गोलों का भी इन पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि इनका साइज ही इतना ज्यादा बड़ा था और दोबारा से इसे उठाकर इनसे खेलना शुरू कर देते हैं और आपस की भाषा में कहते हैं ये खिलौना तो बहुत ही कमाल का है भाई। यहाँ पर उल्टी अभी भी यामातो को रोकने में लगी होती है। अब
यामातो की सटक जाती है और अपने बल्ले को उठाकर सीधा इस पर अटैक कर देती है। और यहाँ पर शिनोबू ने मोमो की जान बचा ली थी, पर मोमो बहुत ही ज्यादा सहम चुका था। शिनोबू को इस पर तरस आता है। तभी यामातो यहाँ पर पहुँच जाती है, पर सभी लोग इसे दुश्मन समझकर इससे दूर भागने लगते हैं। पर तब तक लूफी यहाँ से जो कि ऊपर जा रहा था, रास्ते में जाते हुए इन्हें बता देता है कि मोमो चिंता मत करो, ये हमारी ही साइड है और ये बहुत ही अच्छी इंसान है। पर शिनोबू को इस पर फिर भी शक होता है और इससे इसका नाम पूछती है। और जैसे ही अपना नाम कोजुकी ओडिन बताती है, ये दोनों दंग रह जाते हैं कि भाई ये क्या मजाक है। और बिग मॉम के आगे कैरेट, नामी, फ्रैंकी और अपना सोल किंग इसे घेर कर खड़े थे। तभी बिग मॉम को होश आ जाता है। ये देखकर नामी की हालत खराब हो जाती है और जैसे ही बिग मॉम की नजर सोल किंग पर जाती है। अच्छा, तो यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट का क्रू यहाँ पर आया हुआ है। हाँ, बहुत ही अच्छे, आज मैं तुम सभी को मसल डालूंगी। तभी फ्रैंकी इस पर हमला करता है। फ्रैंकी, गबरू जवाना, रुक जा, हमें यहाँ से भागना होगा। भूलो मत, ये एक एम्परर है। की कहनी है सोनिए, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ नहीं डरते। एम्परर होएगी अपने घर होएगी। ये तो साडे कैप्टन ਨੂੰ पायरेट किंग नहीं बनाना चाहती क्या? रेडिकल बीम हमला। इस अटैक को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और जैसे ही फ्रैंकी बिग मॉम पर हमला करने वाला था, तभी इसकी नजर उन तीनों मॉन्स्टर्स पर जाती है, जिनमें से एक के हाथ में बार्चो टैंक होता है, जिसके अंदर चॉपर और ब्रूक मौजूद थे। और फ्रैंकी इस मॉन्स्टर पर अपने रेडिकल बीम का यूज करता है, जिसके चलते बार्चो टैंक इसके हाथ से छूट जाता है और बच जाता है। तभी बिग मॉम इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे, मेरे लोहे के ढांचे, ये हमला तो तुमने कहीं और ही कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या है? हाँ, और ऐसा बोलकर अपनी स्वॉर्ड को सीधा फ्रैंकी पर चलाने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी अपना जिम्बे यहाँ पर आ जाता है और पकड़ता है बिग मॉम के हाथ को और इसे दो भी पछाड़ लगा देता है। बिग मॉम जैसे ही जमीन पर गिर जाती है, रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकतों का यूज करती है और इसे किसी गेंद की तरह स्पिन करवाते हुए यहाँ से दूर फेंक देती है। और बिग मॉम यहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते सीधा इस स्कल डूम से ही बाहर जा गिरती है। और गाइस, इसी के साथ हमने वन पीस के पूरे 1000 एपिसोड्स को खत्म कर दिया है। भाई साहब, भाई कितना समय लग गया यार इसमें, 1.5 साल लग गया। और गाइस, इस सीरीज को इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट के बिना ये सब नहीं हो पाता। अब इसके बाद हम सासुकी को देखते हैं, जो कि कियोशिरो को ढूंढने में लगा हुआ होता है, क्योंकि इसे कियोशिरो से बदला लेना है, क्योंकि उसने इसे धोखा दिया। और हम दोबारा से रूफटॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक के अगेंस्ट जो मिंक ट्राइब के लोग लड़ रहे थे, जैक ने अपनी डेविल फ्रूट की ट्रू फॉर्म में आकर इन सभी की बैंड बजा दी थी और अब इनके ऊपर जैक भारी पड़ चुका था। पर तभी हम ड्यूक और कैट वाइपर को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी अपनी शोलंग फॉर्म में आ चुके थे। और गाइज, इनकी फॉर्म कमाल की होती है और इनका साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जैक समझ चुका था कि आज इसकी बहुत बुरे तरीके से मार लगने वाली है, आज नहीं बचता भाई ये लोग दौड़ते हुए जाकर सीधा जैक पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर क्वीन लूफी और जोरो को देखकर हैरान हो जाता है। अभी जोरो, तुम भी ऊपर जाना चाहते हो क्या? चलो फिर मुझे ज्वाइन कर लो। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करके सीधा ऊपर जाता है और पीछे से जोरो भी इसकी टांग को पकड़कर इसके साथ लटक जाता है। पर इससे पहले कि ये लोग ऊपर जा पाते, तभी क्वीन यहाँ पर अपनी जुआन फॉर्म में आते साथ ही अपने मुंह से इन्हें दबोच लेता है और पीछे से किंग भी यहाँ पर आकर इन दोनों का रास्ता रोक लेता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि क्वीन तेजी से अपने सर को घुमाते हुए इन्हें जमीन पर दे मारता है। पर स्ट्रॉ हैट्स की अच्छी किस्मत, ये उस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड कर जाते हैं और तभी बहुत सारे लोग इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जोरो, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ लूफी, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो ठीक है, मचाते हैं बवाल। और यहाँ पर फ्रैंकी चॉपर और ऊसॉप को बार्चो टैंक और उसकी बाइक दोनों को असेंबल करने का ऑर्डर देता है और चॉपर और ऊसॉप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। और जैसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर असेंबल हो जाता है और आयरन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो अगले ही पल ऊसॉप और चॉपर को फ्रैंकी बाहर फेंक देता है। मैनू माफ कर दे दोस्तों, पर यहाँ पर बस एक ही सीट की जगह है, जेनू की बस मैं ही काबू कर सकता। दोनों का दिल टूट जाता है और जनरल फ्रैंकी आयरन पायरेट हमारे सामने मौजूद था और जनरल फ्रैंकी सभी को मसलना शुरू कर देता है। सांजी भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अगर उस वक्त जिरमा का सूट नहीं होता तो शायद क्वीन की चोंच उसके पेट में समा जाती। अब लूफी हवा में जंप लगाता है और अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट करके गैटलिंग अटैक परफॉर्म करके यहाँ पर जितने भी गिफ्टर्स मैदान में मौजूद थे उन सभी की बैंड बजा देता है। और जोरो भी अपनी कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सभी की बैंड बजाता है। और बॉस ह्यूगो अपने साथियों से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे पास इतने ताकतवर लोग हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है, इनके जरिए से हम काइडो को जरूर हरा सकते हैं। और लूफी अपने पूरे क्रू को बहुत ही कूल वे में लीड करते हुए, दोस्तों चलो अब शुरू किया जाए। एक एक करके सभी के सभी स्ट्रॉ हैट्स, जोरो, सांजी, जिम्बे सभी लोग इसके पीछे आ जाते हैं। मैं काइडो के सभी सोल्जर्स को तुम पर छोड़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ काइडो को निपटाने के लिए। और गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। और यहाँ पर एक्सट्रेक जब सभी को फाइट करते हुए देखता है तो इसे कोबी के द्वारा कही गई एक बात याद आती है कि लूफी के पास एक ऐसी हिडन एबिलिटी है जिसके जरिए से ये जहाँ भी जाता है लोगों को यूनाइट कर देता है। और इस चीज को ड्रेक नोटिस भी कर पाता है कि लूफी और इसकी पूरी क्रूमेट जब से मैदान में उतरी है, माहौल अलग ही चेंज हो चुका है। और बॉस ह्यूगो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के लिए यहाँ पर रास्ता बनाने लगता है और कोई ने नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग लड़ रहे हैं ये सभी लोग मोस्टली ओडॉन की कैदी हैं। पर इसे याद आता है कि बाबा नोकी ने इसे बताया था कि ओडॉन में तो सब कुछ ठीक है, तो ये सब लोग कहाँ से आ गए। और किंग को मौका मिल जाता है क्वीन की बेइज्जती करने का। तुम एक नंबर के बेवकूफ सांड हो। जब देखो मुझे बेवकूफ बुलाते हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। और ड्रेक जाता है सीधा हॉकिंस के पास और इसे पार्टी बदलने का ऑफर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी समझ चुका है कि हॉकिंस पूरी तरह से काइडो का लॉयल नहीं है। बस अप्पो ने इसके अलायंस को धोखा दे दिया था, जिसके चलते इसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था सिवाय काइडो के साथ हाथ मिलाने का। ड्रेक की बात सुनकर हॉकिंस अपने कार्ड्स का यूज करता है, पर मेरे कार्ड्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। और किंग यहाँ पर सभी टोबी रोपोस को ऑर्डर देता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, यामातो को ढूंढने का टास्क छोड़ दो। इस वक्त तुम्हें स्ट्रॉ हैट और
बाकी के सैमुराइज को रोकना होगा, क्योंकि ये सभी लोग रूफ टॉप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आकाशाइन और काइडो सम्मा फाइट कर रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हालत में इन्हें रोकना होगा, क्योंकि इन्हें कमजोर आंकने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। तभी हुजहू पहुंच जाता है एक्स ड्रेक के पास और इससे कहता है कि चलो मेरी हेल्प करो, क्योंकि हम यहाँ पर क्वीन को मारने वाले हैं। और हम बाहर उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा अपने वेपन को उठाकर सैमुराइज को स्लैश करने वाला था। पर तभी जोरो बीच में आ जाता है और इसके हथियार को ही बीच में से काट देता है। और इस दौरान जिम्बे बाकी सभी की जान बचा लेता है और हुजहू और ड्रेक दोनों मिलकर क्वीन को घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि आज तुम यहाँ पर मरोगे, क्योंकि तुम धोखेबाज हो मोटे। पीछे से हॉकिंस भी आ जाता है इनका साथ देने के लिए। हाँ क्वीन, आज तुम यहाँ पर मरोगे, क्योंकि तुम धोखेबाज हो। पर हुजहू अपनी गन को सीधा ड्रेक पर चला देता है। ये देखकर ड्रेक हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझ पर गन क्यों चलाई। जिस पर ये कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हो वो गद्दार। और ड्रेक को समझ में नहीं आता है कि इन्हें इसकी असलियत के बारे में पता कैसे चला। और हॉकिंस सारी बात बता देता है कि जब मैं और लॉ बातचीत कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को वहाँ पर फील किया था और मैं जानता था कि तुम एक गद्दार हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि तुम किसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हो। और ड्रेक समझ चुका था कि अब इसे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि किसी भी सीक्रेट को यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता है। और ऐसा बोलकर अपने पास से एक ग्रेनेड को बाहर निकालता है और सीधा इसे क्वीन के मुंह पर दे मारता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ड्रेक यहाँ पर अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और यहाँ से भागने लगता है। और अपना लूफी जो कि अभी बवाल मचा रहा था, इसके सामने वही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अपने फोर्थ गियर को एक्टिवेट करते साथ ही गम गम कॉन्ग गन का यूज करता है। और ड्रेक का सामना भी एक जायंट मॉन्स्टर से हो जाता है और अपने एक्सकैल्वरीन का यूज करता है और दोनों का हमला सेम टाइम पर लैंड होता है और दोनों मॉन्स्टर्स को ये दोनों ढेर कर देते हैं। और तभी ड्रेक और लूफी आमने सामने आ जाते हैं और ड्रेक के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और लूफी से कहने लगता है कि स्ट्रॉ हैट, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसके चलते मुझे अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। तो मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपनी तरफ से लड़ने का मौका दोगे क्या? ये सुनकर लूफी के होश उड़ जाते हैं और लूफी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके सभी दोस्त भी इसे घेर लेते हैं और सभी लोग ड्रेक को देखकर अपने मन में कहने लगते हैं, ये तो टोबी रोपो का मेंबर है, आखिर ये हमारी तरफ से क्यों लड़ना चाहता है? और ड्रेक अपने मन में कोबी की उसी बातों को याद करता है कि लूफी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर तुम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो वो तुम्हारी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, पर अगर तुम उससे उलझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मिट्टी में मिलाकर रख देगा। मैं जानता हूँ काइडो तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उसे मारना चाहते हो। और तभी ड्रेक कहता है कि मैं तुम्हें रीजन नहीं बता सकता हूँ। तभी जोरो ड्रेक को धर लेता है और इस पर हमला करते हुए कहता है, लूफी, इस पर भरोसा मत करना, मैं अच्छे से जानता हूँ ये हमें रोकने के लिए यहाँ पर आया है और सही मौका पाता ही यहाँ पर हमला कर देगा। पर लूफी अपनी गट फीलिंग्स पर जाता है और अपनी स्ट्रॉ हैट पहनते हुए कहता है, एक्स ड्रेक, मैं जा रहा हूँ काइडो के साथ लड़ने के लिए, तुम्हें यहाँ पर जो करना है तुम कर सकते हो। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और जोरो को तो भरोसा ही नहीं होता है कि भाई ये लूफी पागल तो नहीं हो गया, क्या बोल रहा है ये। और जोरो दोबारा से इसके साथ लड़ने लगता है और लूफी और सांजी आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी पेज वन बीच में आकर इनका रास्ता रोक लेता है, पर उसॉप स्कल ग्रास का यूज करते हुए इसे कुछ समय के लिए नॉकआउट कर देता है और लूफी और सांजी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही पेज वन नॉकआउट हो जाता है, उल्टी इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसॉप नामी के पीछे छिप जाता है और बोलने लगता है कि मैं हूँ नामी, जिसने कि तुम्हारे भाई पेज वन पर हमला किया था। ये सुनकर पेज वन और उल्टी नामी के पीछे पड़ जाते हैं। ये साला फट्टू उसॉप लड़की के पीछे छुपकर हमला कर रहा है भाई। लूफी और सांजी का सामना अप्पो से हो जाता है और लूफी अपने कानों को बंद कर देता है। सांजी, अपने कानों को बंद करो। ठीक है, ऑलराइट। और अप्पो अपने दोस्तों को जैसे ही जमीन पर देखता है घायल, तो इसे गुस्सा आ जाता है और हाचा को मैदान में बुला लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। हाचा की नजर फ्रैंकी पर जाती है और इसे देखकर हाचा का इस पर दिल आ जाता है और जिम्बे नोटिस कर लेता है, फ्रैंकी, तुम इस कल्डम से बाहर चले जाओ, देखना ये हाचा तुम्हें फॉलो करते हुए तुम्हारे पीछे जरूर आएगा और बस उसके बाद तुम उसे निपटा सकते हो। ठीक है जिम्बे पाजी, समझ गया मैं, मैंने लेके जाना। और ड्रेक और जोरो के बीच में बैटल चल रही होती है, पर मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तभी अप्पो बीच में आ जाता है, जिसे देखकर ड्रेक का खून खौल जाता है और बोलता है कि अप्पो, तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे ही करता हूँ और तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगा। बस ये सुनना ही था कि जोरो कहने लगता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, इस इंसान से तो मैं भी बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। चलो ठीक है फिर, हमारी अलायंस पक्की समझो ड्रेक। और दोनों अप्पो के अगेंस्ट उतर जाते हैं और दोनों मिलकर इसकी बहुत बुरे तरीके से मार लगाते हैं। पर तभी क्वीन मशीन गन लेकर आ जाता है और इसकी बुलेट्स जैसे ही किसी को हिट होती हैं, तो अचानक से उसकी बॉडी फ्रीज होना शुरू हो जाती है और जिन भी लोगों को ये बुलेट्स लगती हैं, वो सभी लोग आइस मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और सभी लोग अपने आपे को खो देते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आता है उन सभी को खाने लगते हैं। ये क्या है? एक गोली तुम भी खा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है।